हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। बच्चों, हम लोग पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, तो यहाँ भी वही स्थितिज ऊर्जा है। वहाँ किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ते थे। आज हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय का पोटेंशियल एनर्जी, आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में स्टडी करने वाले हैं आज हम लोग। और मैं इंजीनियर आरबी सिंह आपको क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। लेकिन उस ऊर्जा को मापने के लिए मात्रक सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा का नाम तो पहले से सुने हुए हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु या किसी निकाय की स्थिति या अभिविन्यास या उसके अवस्था के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक हम पहले से जानते हैं कि सही मात्रक जूल होता है। लेकिन परमाणुवीय भौतिकी में, एटॉमिक फिजिक्स में, चूंकि हमें एटॉमिक फिजिक्स की बात यहाँ करेंगे, चूंकि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को मापना है और आवेश की मात्रा बहुत ही कम, छोटे आवेशों का निकाय लेना हम लोगों को, तो ये ऊर्जा जो होगा बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा ऊर्जा ये। इसलिए छोटे ऊर्जा को मापने के लिए एक नए मात्रक यहाँ पढ़ेंगे, स्थित ऊर्जा के लिए एक नया मात्रक पढ़ेंगे और उसका नाम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम पढ़ लेते हैं और तब उसके बाद हम लोग बच्चों आते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, जिस आज का जो भी बात हम पढ़ेंगे इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन या कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही आता है। हर बिंदु से, हर हेडिंग से क्वेश्चन आता है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जानने से भी पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में आवेश को मुक्त रूप से गति किया जाए तो उसको त्वरण से उसको चलाया जाए, विद्युतीय क्षेत्र में त्वरण देकर चलाया जाए, कुछ विभवांतर देकर के त्वरण देकर चलाया जाए, तो वह कितना चाल या कितना वेग प्राप्त करेगा। इन हम पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेश को भी विभवांतर से गति देने पर, भी विभवांतर से चलाने पर, भी विभवांतर देकर चलाने पर उसके द्वारा प्राप्त वेग या प्राप्त चाल, किसी आवेश को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में, चाहे विद्युतीय क्षेत्र में भी विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त चाल, कहीं कहीं इसको वेग भी लिख सकता है। ये सब हेडिंग मैंने बना दिया है, इसकी ज़रूरत हम लोग को आगे कई जगह पर है। फिजिक्स में कई जगह पर, मॉडर्न फिजिक्स तक आगे होगा इसका उपयोग, इसकी ज़रूरत। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाने में है, आगे तो मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी है। और इस चैप्टर में क्या, आगे भी कई चैप्टर में आएगा। बच्चों एक बात ध्यान देना, मान लो कि ये आपको समरूप विद्युतीय क्षेत्र है, समरूप विद्युतीय क्षेत्र ही आपको, और समरूप विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र का दिशा इस दिशा में है और इसमें एक बिंदु यहाँ पर ए है और दूसरा बिंदु हम लोग का यहाँ पर बी है। और एक आवेश Q को हम लोग, जिसका मास जो है स्मॉल m है, फ्री छोड़ देते हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक चलने के लिए। और बिंदु ए पर विभव जो है VA है और बिंदु बी पर विभव जो है VB है। चूँकि विद्युतीय क्षेत्र में बिंदु है तो विभव तो होगा ही। विद्युतीय, मान लो विभव की परिभाषा क्या है कि इकाई धनजांच आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया कार्य भी होता है। तो जब विद्युतीय क्षेत्र में बिंदु है
तो इकाई जहाँ जब इसको अनंत से लेकर आइएगा तो इस विद्युतीय क्षेत्र के विरुद्ध तो कार्य करना ही पड़ेगा, तो यहाँ विभव तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदु है तो दोनों बिंदु पर विभव तो होगा। यहाँ का विभव भी है और यहाँ का विभव क्या है, भी है। ये आवेश हमारा चल रहा है, यहाँ से जो है इस बिंदु ए से चलना हमने फ्री छोड़ दिया कि चले इस विद्युतीय बल के प्रभाव में। तो बच्चों इस विद्युतीय बल के प्रभाव में जब ये चलेगा तो आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जब चलेगा तो चलने में इसके द्वारा कितना कार्य होगा, वही इस विद्युतीय बल के द्वारा इस विद्युतीय जो इस पर विद्युतीय बल लगेगा वो कितना होगा। देखो तो आवेश के ऊपर विद्युतीय बल जो होगा, आवेश के ऊपर वैद्युत बल कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा हम लोग को F इज इक्वल टू Q इंटू ई, बल का परिमाण। इस बल के कारण ये बढ़ेगा, अब त्वरण से बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो निश्चित है कि इस बल से कार्य होगा, कार्य तो होगा कुछ ना कुछ, और कार्य होगा तो कार्य कहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार्य होगा वह कार्य यहाँ तक आते आते इस आवेश को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जान लो बच्चों, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि यहाँ से जब चलना हम इसको फ्री किए, यहाँ पर फ्री किए चलने के लिए, बिंदु ए से फ्री किए कि चले, और इसके चलते इस पर लगा बल लगने, इसको मिलेगा त्वरण। त्वरण कितना होगा, आवेश का त्वरण कितना होगा, यहाँ आवेश का कोई त्वरण पूछते कि आवेश का यहाँ त्वरण का परिमाण कितना होगा, तो त्वरण का परिमाण यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए बाई एम, यानी ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू ई बाई एम लिख सकते हैं। अब जब यहाँ से यहाँ तक जब चल के आएगा, त्वरण से आएगा, तो यहाँ आने के बाद उसका चाल तो बढ़ चुका होगा। मान लो यहाँ पर हम जीरो चाल पर इसको छोड़े, यहाँ पर इसका शुरू में इसका चाल जीरो है, लेकिन यहाँ जब पहुँचा तो इसका चाल जो है, आवेश का चाल यहाँ पहुँचने के बाद मान लो भी हो गया, स्मॉल भी लिखे हैं, तो इसी चाल को हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ आया तो इस विद्युतीय बल के द्वारा तो कुछ कार्य हुआ होगा, उस कार्य को कितना लिखें। अब देखो यहाँ विद्युतीय बल के द्वारा कार्य बोल रहा है, विद्युतीय बल के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। अगर विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य बोलते तो हम लोग इतना लिखते, देख लो, तब लिखते डब्लू ए से बी लेके आ रहे हैं तो डब्लू ए बी इज इक्वल टू लिखते क्यू इंटू और भी बी माइनस भी ए लिखते। ये फॉर्मूला विभवांतर का हो गया। मतलब ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हम विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा चलाते हैं, बाह्य बल के द्वारा जब हम चलाते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, विद्युतीय बल के द्वारा कितना कार्य होगा, तो विद्युतीय बल के द्वारा कार्य निकलना है तो इसके पीछे माइनस लगा देंगे। तो पहले तो हम यहाँ ये लिख देते हैं ये कि आवेश Q को विद्युतीय बल के विरुद्ध, विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य, विद्युतीय आवेश Q को A से B पर चलाने में, चलाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध, विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य जो होगा, बल द्वारा कार्य ये होगा डब्लू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू इंटू भी बी माइनस भी है। क्योंकि आपको पता है कि इकाई जांच आवेश को बिंदु ए से बी पर जो चलाएंगे विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा, तो भी विभवांतर होगा भी माइनस भी है, तो क्यू है उसको चलाने में कार्य इतना हो जाएगा। अब हमको विद्युतीय बल के द्वारा कार्य चाहिए, क्योंकि यहाँ विद्युतीय बल के द्वारा चलाया जा रहा है तभी इसका चाल बढ़ रहा है। तो विद्युतीय बल के द्वारा कार्य कितना लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अतः आवेश Q को A से B पर चलाने में विद्युतीय बल के द्वारा कार्य, विद्युतीय बल के द्वारा कार्य लिखना होगा तो अब लिखेंगे W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को माइनस W एक्सटर्नल, यानी जितना बाह्य बल के द्वारा कार्य होगा उसके पीछे माइनस लगा देंगे, विद्युतीय बल के द्वारा कार्य हो जाएगा। क्योंकि विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य है और विद्युतीय बल के द्वारा निकलना है तो माइनस लगा दीजिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस
Q इंटू वी बी माइनस वी ए, यानी W इलेक्ट्रिकल जो होगा ये हो जाएगा Q इंटू वी ए माइनस हो जाएगा वी बी। और बच्चों देखो यहाँ पर बिंदु ए पर विभव ज़्यादा होगा बिंदु बी से, वी ए जो होगा ग्रेटर होगा वी बी से, इसलिए यह विभवांतर पॉजिटिव आएगा, धनात्मक विभवांतर ही आएगा। अब ये हम लोग जो W इलेक्ट्रिकल निकला यहाँ पर, ये W इलेक्ट्रिकल हम लोग यहाँ निकल गए यहाँ पर। अब यही कार्य जो इस विद्युतीय बल के द्वारा होगा वो यहाँ आते आते इस आवेश को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाएगा, यानी हम इस कार्य को यहाँ पर गतिज ऊर्जा के रूप में लिख देंगे। अगर हम इस विभवांतर वी ए माइनस वी बी को कैपिटल वी मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। आप पर इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा ढंग से, तभी हम मिटाएंगे आपको। ढंग से आप देख लीजिए, एक बार फिर समझिए। देखिए बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेश Q को A से B पर चलाया जा रहा है। इकाई जांच आवेश को अगर A से B पर चलाते ना, विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य कहते तो विभवांतर को बताता वी माइनस वी ए को। और Q आवेश को अगर चलाना है विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, Q इंटू वी माइनस वी ए। लेकिन विद्युतीय बल के द्वारा इस आवेश को विद्युतीय बल के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है, तो विद्युतीय बल के द्वारा अगर चलाया जा रहा है, चूँकि बाह्य बल यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है, हम ये समझने के लिए हम लिए हुए इसको हम लोग समझने के लिए क्यों लिए हुए हैं, इस फॉर्मूला को समझने के लिए। चूँकि विभवांतर की परिभाषा को हम जानते हैं पहले से, इसलिए इस फॉर्मूला को हम समझने के लिए क्यों लिए हुए। हम चला कैसे रहे हैं, तो विद्युतीय बल के द्वारा चला रहे हैं, विद्युतीय बल के द्वारा। और विद्युतीय बल के द्वारा चलाएंगे तो हमारा कार्य इतना मिलेगा। और जहाँ वी ए बड़ा होगा वी बी से, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब बढ़िएगा तो विभव का मान जो है घट जाता है, तो वी बी जो होगा कम होगा, वी ए जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी वी ए ज़्यादा होगा और वी बी कम होगा, तो ये विभवांतर निश्चित है कि धनात्मक आएगा। तो बच्चों एक बात यहाँ पर याद रखो कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं, यहाँ से इसको अगर मिटाया जाए तो कि यह जो कार्य होगा विद्युतीय बल द्वारा आवेश Q को A से B पर चलाने में किया गया कार्य बिंदु B पर आवेश को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ कहेंगे कि आपको आवेश Q को A से B पर चलाने में किया गया कार्य B पर आवेश को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। क्यों यहाँ चाल और गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जा रहा? क्योंकि बाह्य बल यहाँ लगा नहीं रहे हैं। हम भले बाह्य बल की सहायता से और विभवांतर की सहायता से इस फॉर्मूला का हम भले लिखे, फॉर्मूला को थोड़ा डीपली इस चीज़ को समझिए। हम विभवांतर के परिभाषा को चूँकि बाह्य बल के रूप में पढ़े थे, तो बाह्य बल के द्वारा कार्य को हम उस तरह से लिखे विद्युतीय बल के विरुद्ध। चूँकि हमको पहुँचना था विद्युतीय बल के द्वारा कार्य निकालने के लिए, हम पहुँच गए विभवांतर का उपयोग करके, बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य का उपयोग करके। और अब जब आप इस पर बाह्य बल नहीं लगाइए, फ्री छोड़ दिए होंगे, तो यहाँ से यहाँ आते आते त्वरण के चलते उसका चाल तो बढ़ गया होगा, और यहाँ आते आते जितना यहाँ से यहाँ तक कार्य हुआ होगा वो सब गतिज ऊर्जा में बदल गया होगा। इसलिए हम लोग इस कार्य को लिख सकते हैं, W इलेक्ट्रिकल जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर हाफ mv² के बराबर। और W इलेक्ट्रिकल को आप लिख सकते हैं Q इंटू वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं हाफ mv², जहाँ भी चाल है, यहाँ लिखे हुए हैं कि चाल है इस यहाँ का B का। और यदि हम लोग वी ए माइनस वी बी को कैपिटल भी मान लें, अगर ये विभवांतर हम लोग को बिंदुओं के बीच का मिला धनात्मक विभवांतर, तो हम लिख सकते हैं Q इंटू कैपिटल V इक्वल्स टू हाफ m इंटू V²। यहाँ से V² इक्वल टू हो जाएगा 2Q कैपिटल V और बाई m। यहाँ से V इक्वल्स टू हो जाएगा चाल का जो व्यंजक है, जो सूत्र है, जो हो जाएगा 2QV और बाई m। ये फॉर्मूला बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हमेशा पर आया हुआ है, आता है, दिमाग पर सेट रखना है। इस तरह का कोई हेडिंग NCERT के बुक में नहीं दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को आपको सेट रखना है, याद रखना है इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है एक बार फिर समझिएगा, समझिए फिर से।
इस आवेश को बिना बाह्य बल लगाए इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण फ्री छोड़ दिए चलने के लिए। विद्युतीय क्षेत्र के चलते इस पर विद्युतीय बल कार्य करेगा, जिससे इस आवेश को त्वरण होगा। त्वरण के चलते धीरे धीरे इसका चाल बढ़ेगा। यहाँ पर चाल इसका 0 है और बढ़ते 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 यहाँ पर चाल v हो गया। इस v चाल को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक विद्युतीय बल के द्वारा चलाने में जो कार्य होगा वही कार्य यहाँ पर गतिज ऊर्जा में बदल गया होगा। तो हमने इस चीज़ को यहाँ लिख दिया। और विद्युतीय बल के द्वारा कार्य को हम ऐसे लिखे हैं, बाह्य बल के द्वारा कार्य होता है इतना, बाह्य बल के द्वारा कार्य कितना होता है, W = Q × VB - VA। इस तरह का फॉर्मूला आप याद रखिए, डायरेक्ट याद रखिए कि अगर A से B तक चलाना हो किसी आवेश Q को और बाह्य बल के द्वारा विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल के द्वारा कार्य निकालना हो तो सूत्र ये है। और अगर विद्युतीय बल के द्वारा कार्य पूछ दे तो इसी कार्य के पीछे क्या लगा देगा, क्या लग जाएगा, माइनस। तो विद्युतीय बल के द्वारा कार्य हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दिए तो विद्युतीय बल के द्वारा कार्य हो गया। और यही कार्य यहाँ पर गतिज ऊर्जा में बदल गया, इसलिए हम दोनों को बराबर कर दिए। और जब आगे बढ़े तो ये चाल का सूत्र निकल गया कि इस आवेश को चाल कितना हमें प्राप्त होगा। अब इसी कंसेप्ट से हम एक ऊर्जा का यानी विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का एक मात्रक बनाएंगे जो एटॉमिक फिजिक्स में जो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, और वो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ते, लेकिन उसके पहले इस पर एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बड़े से पहले आप इस पूरी चीज़ को दिमाग पर सेट कर लिए, छोड़ दिए हैं, बोर्ड पर सब कुछ है। विद्युतीय बल के द्वारा कार्य यहाँ आते आते गतिज ऊर्जा में बदल गया, दोनों को हमने बराबर कर दिया, चाल का सूत्र निकल गया। देख सकते हैं ये 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा, m जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो 2qv/m हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, 2qv/m हो जाएगा, ये हो जाएगा। या कैपिटल V क्या है तो विभवांतर है, यहाँ लिखे हुए हैं कैपिटल V या विभवांतर। कैपिटल V जो है ये विभवांतर है बच्चों, ये कैपिटल V जो है विभवांतर, इसको माने हैं, इसको मान लिया गया है कैपिटल V विभवांतर है। और स्मॉल v जो है ना ये वाला, इस सूत्र में स्मॉल v जो है ये चाल है, जो आवेशित कण जब यहाँ पहुँचा तो उसका चाल है। इस पर एक सवाल बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, ताकि और इस पर कुछ पूछे तो इस पर मतलब बन ही जाए। तो एक सवाल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। एक क्वेश्चन है हम लोगों को, अब क्वेश्चन में जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना तो देखिए कैसे पूछता है। क्वेश्चन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को 2 किलोवोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसकी चाल क्या होगी। यह भी बोर्ड का क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रॉन की जगह आवेश क्यू देगा तो फॉर्मूला आपके सामने है, सीधे फॉर्मूला याद लगा दीजिए। सॉल्यूशन के लिए सीधे कुछ मत सोचिए, सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। v = हो जाएगा √2qv और /m। और कोई पूछे कि कैसे भाई, तो विद्युतीय बल के द्वारा चलाने में जो कार्य होगा वो कार्य होगा W इलेक्ट्रिकल जो होगा वो E × V होगा, और यही बदल जाएगा गतिज ऊर्जा में, ½ mv² में बदल जाएगा। Q के जगह हम लोग को E ले लिए हैं और दोनों को बराबर कर देंगे, तो ½ mv² = E × V, यहाँ स्मॉल v = 2ev और /m, और रूट हो जाएगा आपको, ये फॉर्मूला है आपको, सीधा हम यहाँ पर लगा देते हैं √2ev और /m। यहाँ से v = हो जाएगा √2 × e का मान 1.6 × 10⁻⁻19, और इस v मतलब ये विभवांतर जो दिया हुआ है 2 किलोवोल्ट मतलब 2 × 10⁻3, किलो का मतलब 10⁻3 होता है बच्चों, और बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। अब इसको आपको हल कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ये आपको आंसर चला आएगा, गुणा भाग आपको खुद से कर लेना है।
देख सकते हैं, ये आपको ऐसे बनेगा क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में समझते हैं। इसको बढ़िया से क्वेश्चन को देख लीजिए, थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है, जान लीजिए इस बात को, याद रखिए। आइए हम लोग क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए। हम आइए, कभी कभी तो इस फॉर्मूला को ही पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन को भी कैपिटल वी विभवांतर से त्वरित करने पर उसका चाल क्या होगा, तो चाल का सूत्र निकल गया हम लोग को, ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ये फॉर्मूला इस तरह का न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। हम एकदम वही टू द पॉइंट लेकर चल रहे हैं, जो आपके काम का चीज़ है, बोर्ड एग्जाम में आएगा या आपको कंपटीशन में आएगा। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। आइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में ये भी कहते हैं। यह पहली बात कि ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, यह किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। यह ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। ये आ चुका है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, लड़का कंफ्यूज करके मारता है विभव का, विभवांतर का, वोल्ट देखता है तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये ऊर्जा का मात्रक है। हम इसको प्रूफ करके हम दिखा देंगे। आपको पता ना कि जूल ऊर्जा का मात्रक है, ऐसे ही मात्रक, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल के बराबर होता है। और जब जूल ऐसे ही मात्रक है ऊर्जा का, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है एटॉमिक फिजिक्स के लिए। और विद्युतीय स्थित ऊर्जा को हम इसी से मापते भी हैं। बहुत मैंने बोर्ड एग्जाम का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। आइए हम लोग इसको प्रमाणित कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन ये है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा अगर हम लिखे बच्चों की परिभाषा लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर आवेश या एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं बच्चों। इसको आइए इस परिभाषा से हम इस वैल्यू को ही लाते हैं इस परिभाषा से इस वैल्यू को। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर आवेश या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को या एक इलेक्ट्रॉन को भी ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। देखो बच्चों, तुम्हें पता है कि अगर क्यू आवेश को भी विभवांतर से त्वरित करोगे, इसको तो मिटा देना, बड़ी फेमस था दोनों, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता। तो बच्चों तुम्हें पता है कि अभी हम जाने सीखे हैं कि अगर भी विभवांतर से क्यू आवेश को त्वरित करें, अगर इलेक्ट्रॉन को ही भी विभवांतर त्वरित करें तो जो विद्युतीय बल द्वारा कार्य होगा वह गति ऊर्जा में बदल जाएगा। हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो बच्चों होगा, प्राप्त ऊर्जा वो हो जाएगा हम लोगों को जो है E या सीधा हम लिखेंगे ऊर्जा बराबर हो जाएगा E × V,
आवेश गुणे विभवांतर, आवेश गुणे विभवांतर, क्योंकि पढ़ा है कि विद्युतीय बल के द्वारा जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ये गतिज ऊर्जा में बदल गया, ये जो कार्य हुआ ये कितना होगा भाई? तो 1 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को अतः लगा देंगे कि अतः 1 वोल्ट विभवांतर से 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? E इंटू भी, यानी E का मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19, इसको हम कूलम कहेंगे, कूलम, और इंटू वोल्ट को लिखेंगे 1 जूल, और पर कूलम, कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। और इसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारा परिभाषा आ गया, आपके सामने है, जान लीजिए इस चीज़ को। और जब हम विद्युतीय स्थिति ऊर्जा के बारे में जब पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ने जा रहे हैं, उस समय भी हम लोगों को ये फॉर्मूला और क्लियर होगा। इसमें कुछ कमी हो बेसी होगा तो अभी और आगे हमको उसको क्लियर करेंगे। बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और विद्युतीय स्थिति ऊर्जा समाप्त है, ऊर्जा का मात्रक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना बराबर होगा बच्चों? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आ गया। ये चीज़ आपके बोर्ड पर है, सामने है, देख सकते हैं आप। परिभाषा है कि 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी ऊर्जा ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक तरह का है, ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनता है, दोनों ऑब्जेक्टिव आपको एकदम याद हो गया होगा। अब हम आज का जो मेन पढ़ाई है उस पर चलते हैं। आज का मेन पढ़ाई हम लोग का है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, यह स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। हम आज पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे हम। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग इसको स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी इसको कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि विद्युतीय ऊर्जा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप इस बात पर हो। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्टों ने, भौतिकविदों ने, वैज्ञानिकों ने बताया है कि हम डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा को नहीं माप सकते हैं। हम लोग कभी भी स्थितिज ऊर्जा को सीधे नहीं माप सकते हैं, ये जान लीजिए। हम लोग हमेशा मापते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम मापते हैं। और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है भाई? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का एक फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, और अभी हम एक बार लिख देते हैं। मालूम है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, ऊर्जा में परिवर्तन ये होता है बराबर संरक्षी बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य, बाह्य बल द्वारा कार्य, मतलब फाइनल स्थितिज ऊर्जा माइनस इनिशियल स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है W एक्सटर्नल।
ये फॉर्मूला हम लोग को हमेशा दिमाग पर सेट रखना होगा, हमेशा। इस हमको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, हमेशा पूरे फिजिक्स में हम लोग को फ़ायदा मिलने वाला है कि स्थिति ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है संरक्षी बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य के बराबर होता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अथवा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है हम लोगों को बच्चों जो है माइनस संरक्षी बल द्वारा कार्य, संरक्षी बल द्वारा कार्य, यानी संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान, या माइनस लगा हुआ है जी, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस WC, मतलब संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक के बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये दो चीज़ें हम लोगों को हमेशा याद रखना है। चलिए अब आप हमें एकदम इस चीज़ को दिमाग पर सेट रखिए कि हम डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा को नहीं माप सकते हैं, हम कभी भी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही मापते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि हमको इस फॉर्मूला चाहिए, इस फॉर्मूला का उपयोग करके और स्थितिज ऊर्जा को मापना हो, क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला है। स्थितिज ऊर्जा को अगर हमको मापना हो और हम ऐसा एक बिंदु खोजें, प्रारंभिक बिंदु जहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, तो ये चीज़ जीरो जब मिल जाएगा तो क्या ये स्थितिज ऊर्जा हमको प्राप्त नहीं हो जाएगा? अगर ये हम ऐसा बिंदु एक खोजें कि प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर जीरो मिले और तब हम जहाँ चाहते हैं वहाँ का स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं कि नहीं? अगर जीरो हो तो ये नहीं मिलेगा हमको, ये जब जीरो हो जाएगा तो ये मिलेगा। तो उस बिंदु को जहाँ स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है उसको बच्चों कहा जाता है निर्देश बिंदु, निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट। याद रखना इस चीज़ को और इस फॉर्मूला को और निर्देश बिंदु के बारे में। मतलब निर्देश बिंदु का है वो क्या हुआ, तो स्थितिज ऊर्जा को मापने में वह बिंदु जहाँ स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है या शून्य लिया जाता है उसे कहते हैं निर्देश स्थिति, रेफरेंस पोजीशन। उसको निर्देश स्थिति कहते हैं, उसको रेफरेंस पोजीशन कहते हैं, जहाँ पर स्थिति ऊर्जा को शून्य माना जाता है या शून्य दिया रहता है। चलिए हम लोगों को दिमाग में ही रखना है ये दो चीज़ें कि हमेशा हम स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को ही माप सकते हैं। अब आप ध्यान से आइए, अभी सब थ्योरी की तरफ हम बढ़ते हैं। आप सीखेंगे यहाँ पर कि क्या होता है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो बच्चों हम लोगों को कोई अगर एक आवेश कोई दे देता है, कोई एक आवेश हमको यहाँ पर कोई देता अकेले, आसपास कोई दूसरा आवेश नहीं है, कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं है, इस आवेश को दे दिया गया और पूछा गया कि इसके पास कितना स्थितिज ऊर्जा होगा, इसके पास कार्य करने की क्षमता कितनी होगी। तो इसके पास कार्य करने की क्षमता कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको हम फ्री छोड़ दिए, ये अब चल नहीं सकता है, किसी क्षेत्र के अधीन नहीं है, किसी बल के अधीन नहीं है, ये अब चल नहीं सकता है। क्यों चलेगा भाई? इसके आसपास तो कोई आवेश नहीं है, यहाँ तो कोई क्षेत्र नहीं है जिसको चलाए। ये बात जान लीजिए और इस बात को सोचिए कि हम इसको फ्री छोड़ दिए, इस पर कोई बल है तो नेट बल जीरो है, कोई बल नहीं है, इस पर कोई बल ही काम नहीं कर रहा, इसके पास कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। यानी एक सिंगल आवेश को, एक एकल बिंदु आवेश को कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है। तो ये बात हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है एकल बिंदु आवेश, एकल बिंदु आवेश को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तब तक नहीं होता है, तब तक नहीं होता है, नहीं होता है जब तक कि उसे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में न रखा जाए, विद्युतीय क्षेत्र में नहीं रखा जाए, नहीं रखा जाए। जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा, उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं आएगा, उसके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं आएगा। यानी किसी एकल बिंदु आवेश को तब तक स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, जब तक कि उसको किसी बाह्य क्षेत्र में न रखा जाए। तो ऑब्जेक्टिव में लाइन पूछता है। चलिए तो हम समझ गए कि एक आवेश कहीं रहेगा
आसपास कोई क्षेत्र नहीं है, कोई दूसरा आवेश नहीं है, तो इसमें कोई कार्य करने की क्षमता नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, आप इसको स्थिर रखे हैं, कोई ऊर्जा नहीं होगा, चल रहा तो गति ऊर्जा हो जाता। चलिए तो अब हम बात करेंगे दो आवेश का, ये तो काम खत्म हो गया। मान लीजिए आपको एक आवेश यहाँ दे दिए और एक आवेश आपको हम यहाँ दे दिए, और दोनों को हम पकड़े हुए हैं, इधर से इसको पकड़े हुए हैं, इधर से इसको पकड़े हुए हैं, कोई बाह्य बल लगा के पकड़े हुए हैं, दोनों मान लीजिए कि धन आवेश। इसको हम पकड़े रहे, इसको हम छोड़ दें फ्री। अब सोचिए तो क्या ये आवेश यही रुक जाएगा? क्या हम इसको पकड़े हुए हैं और इसको फ्री छोड़ दें, सोचिए क्या यही रुक जाएगा? ये नहीं रुकेगा। इसके चलते जो इस पर बल कार्य करेगा, इस बल के चलते इधर लगेगा, जाना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कार्य करने की क्षमता है स्थिति के चलते। तो इस आवेश को अगर हम पकड़ लें और इसको फ्री कर दें तो ये जा सकता है, मतलब इसके पास कार्य करने की क्षमता है। क्यों है? तो क्योंकि इस आवेश के पास इसका स्थिति है, क्योंकि इस आवेश के पास इसका स्थिति है। इस आवेश के करीब इसको रखा गया है, कुछ दूरी पर इसको रखा गया, तो इसलिए इसके पास कार्य करने की क्षमता है। सोचो इस बात को, अगर इसको हम यहाँ रख दें और इसको अगर इन्फिनिटी पर हम ले लिए होते, अगर इन्फिनिटी पर इसको हम ले लिए होते अगर, तब क्या यह आवेश उस पर बल लगा पाता? नहीं लगाता। यानी जब उसको इन्फिनिटी पर ले लेंगे तो इसके पास कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ रख लेंगे r दूरी पर, तब इसमें स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि इसकी स्थिति इस आवेश के पास हो गया, इसलिए इसके पास स्थितिज ऊर्जा हो गया। लेकिन वही जब इन्फिनिटी पर आता है तो उसको ऊर्जा नहीं रहता है। कुछ दिमाग पर आ गया होगा? चलो उल्टा थोड़ा सोचो, इसको हम पकड़ लेते, इसको फ्री कर देते, ये भी भाग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास भी स्थितिज ऊर्जा है ना? यानी ये दो आवेश, जब दो आवेशों का निकाय लेंगे तो इस निकाय में प्रत्येक आवेश के पास स्थितिज ऊर्जा होगा, और प्रत्येक आवेश का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वह एक समान होगा। यानी क्यों एक समान होगा? मतलब इसका ऊर्जा कोई पूछे, अगर मान लो इसका ऊर्जा मान लो कि 10 जूल है, कोई पूछे कि इसका ऊर्जा बताओ तो भी 10 जूल, कोई पूछे पूरे सिस्टम का ऊर्जा बताओ तो भी 10 जूल। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास ऊर्जा इसी के चलते है। अगर हम इसको दूर कर दें इन्फिनिटी पर तो इसको ऊर्जा होगा नहीं, लेकिन इस आवेश के पास ला के कर दें तो इसके पास ऊर्जा हो गया। इसी तरह इसके चलते इसको ऊर्जा है, इसको इन्फिनिटी पर कर दें तो इसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन इसके पास इसको कर दिए तो इसके पास ऊर्जा हो गया। अच्छा, इन दोनों के पास ऊर्जा है एक दूसरे के चलते, क्योंकि दोनों की स्थितियाँ एक दूसरे के क्षेत्र में है। इस आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में ये है और इस आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में ये है, यानी दो आवेशों के निकाय का जो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा है वो, या निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा होगा दो आवेशों का, वो क्यों होगा? क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे पर विद्युतीय बल लगाते हैं। उस विद्युतीय बल के कारण इन दोनों आवेशों के निकाय के पास विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगा। क्यों होगा? विद्युतीय बल के कारण, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, इसलिए होगा इस दोनों आवेशों के निकाय के पास विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। निकाय का मतलब हुआ कि दोनों का कुल ऊर्जा बोलो, चाहे इसका ऊर्जा बोलो, चाहे उसका ऊर्जा, इसका ऊर्जा बोलो, क्योंकि निकाय बोल दिए दोनों आवेश का, तो समझो कि इसमें तीसरे का कनेक्शन नहीं है, बस दोनों का आपस में जो कनेक्शन है वो है। अब दो आवेशों के निकाय का ऊर्जा होगा कितना, इसको मापेंगे कैसे, इसका सूत्र क्या होगा? आइए उसके लिए हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर आपको। तो विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का एक परिभाषा देखिए हम क्या दे सकते हैं, आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थिति ऊर्जा। रियल में हम पहले दो आवेश का पढ़ते हैं, उसके बाद आवेशों के निकाय का हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ देंगे सबसे पहले आपको दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, जिस पर ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है और न्यूमेरिकल्स भी खूब पूछता है। तो हम लोगों को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो पहला हेडिंग है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बच्चों हमारा जो पहला हेडिंग है वो है नंबर 1, दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। समझते हैं बच्चों? चलो यहाँ पर हमारे दो आवेश है Q1 और Q2। शुरू में इनके बीच की दूरी इन्फिनिटी है मान लो,
तो क्या ये आवेश इस आवेश पर कोई बल लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर को इन्फिनिटी कीजिएगा तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, रिजल्ट 0 आ जाएगा। मतलब ये आवेश इस पर कोई बल नहीं लगा रहा है और ये भी इस पर कोई बल नहीं लगा रहा। इसके पास चलने की कोई क्षमता नहीं, कार्य करने की क्षमता नहीं, इसके पास कार्य करने की क्षमता नहीं। मतलब अभी इस पूरे सिस्टम के पास कोई ऊर्जा नहीं है। लेकिन सोचिए आप इस बात को कि अगर इसी सिस्टम को हम ऐसे ले लें कि दोनों आवेश एक दूसरे के करीब रख दिए गए, इनके बीच की दूरी r हो गया, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब थोड़ा सोचो बच्चों, दोनों को हम पकड़े हुए स्थिर किए हुए हैं, तो ये बताओ कि इस आवेश के चलते इसका ऊर्जा हो जाएगा? क्योंकि जब इसको पकड़ लेंगे, इसको फ्री कर देंगे तो लगेगा चलने। कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। मतलब इसके पास इस आवेश के स्थिति के चलते, मतलब इन दोनों आवेशों के अपनी स्थितियों के चलते, इनमें से प्रत्येक के पास या पूरे सिस्टम के पास ऊर्जा है, क्योंकि दोनों का स्थिति एक दूसरे के पास हो गया है। दोनों का स्थिति के चलते दोनों एक दूसरे पर विद्युतीय बल लगा रहे हैं, इसलिए पूरे सिस्टम को या इनमें से प्रत्येक के पास स्थितिज ऊर्जा हो गया। गति के चलते नहीं, स्थिति के चलते, क्योंकि दोनों का स्थिति एक दूसरे के पास कर दिया गया। तो जब इन्फिनिटी इनके बीच का दूरी लिए तो इनके बीच कोई बल नहीं था, इनके पास कोई ऊर्जा नहीं था। जब दूरी r ले लिए तो इनके पास ऊर्जा हो गया है। तो आखिर यहाँ ऊर्जा होगा कितना भाई, ये हमको निकालना चाहते हैं। आप यहाँ देखिए, जब इनके बीच का दूरी इन्फिनिटी है तो इनके पास कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन जब इनके पास दूरी r है तो ऊर्जा है नहीं है। तो थोड़ा इस बात का इमेजिनेशन कीजिए। अभी कुछ देर पहले हम बोले कि स्थितिज ऊर्जा को डायरेक्ट नहीं माप सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को मापते हैं। तो ये सोचिए कि यहाँ पर ऊर्जा है कितना, अगर जानना है तो ये सोचिए कि दोनों आवेश को शुरू में एक दूसरे से कितने दूरी पर मान लिया जाए? इन्फिनिटी दूरी पर, और दोनों एक दूसरे से इन्फिनाइट दूरी पर होगा तो इस पूरे सिस्टम के पास ऊर्जा नहीं होगा। कितना ऊर्जा होगा? 0 होगा। और बाद में इन दोनों को जो है इनकी स्थितियों पर लाया जाए, यानी बिंदु ए पर Q1 को, बिंदु बी पर Q2 को, इनके बीच का इन्फिनिटी दूरी था, और उसके बाद इन दोनों को लाया गया, एक एक करके लाया गया। पहले Q1 को लाया गया, बाद में Q2 को लाया गया। तुम जैसे लाओ भाई, जिस तरह से लाओ, खुदा कर लाओ, फना कर लाओ, दोनों को एक साथ लाओ, आसान जैसे लगे तुमको। आसान हमारा ये है कि हम एक को इधर Q1 को पहले लाए, बाद में Q2 को लाए, अब तब देखे कि भाई इन दोनों को एक दूसरे के पास लाने में कितना कार्य करना पड़ा बाह्य बल के द्वारा, कितना कार्य करना पड़ा बाह्य बल के द्वारा। और हम जानते हैं फॉर्मूला कि फाइनल स्थित ऊर्जा माइनस इनिशियल स्थित ऊर्जा बराबर संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य ई एक्सटर्नल। तो अगर हमको ये कार्य मालूम हो जाए, अब प्रारंभिक ऊर्जा हमको 0 मालूम रहे, तो क्या हम इस r दूरी वाले स्थिति पर पूरे सिस्टम का ऊर्जा बता सकते हैं कि नहीं बच्चों? तो परिभाषा हमारा क्या बना, परिभाषा को समझते हैं। आइए हम परिभाषा को समझें इस बात से कि दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जितना कार्य दोनों बिंदु आवेशों को प्रारंभ में अनंत पर मानकर उन्हें अनंत से उनके वास्तविक स्थितियों पर लाकर निकाय को बनाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध किया जाता है, बाह्य बल द्वारा किया जाता है। फिर से एक बार, दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जितना कार्य निकाय को बनाने के लिए आवेशों को अनंत से उनके स्थितियों पर लाने में, बिना त्वरण के लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया जाता है। ये हो जाएगा हम लोग, क्योंकि स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को ही तो मापेंगे, डायरेक्ट स्थिति ऊर्जा नहीं माप सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर स्थिति ऊर्जा क्या है ये आप नहीं माप सकते हैं, इसीलिए शुरू में कहाँ पर मान ले रहे हैं? इन्फिनिटी पर दोनों को, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से इन्फिनिटी दूरी पर रहेंगे बच्चों, तो शुरू में इन दोनों के निकाय का कोई ऊर्जा नहीं होगा। लेकिन जब r दूरी पर इनको लाएंगे इन्फिनिटी से, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। आइए उस कार्य को समझते हैं कि वो कार्य कैसे निकलेगा, ये वाला कार्य निकलेगा कैसे। ये समझ में आ गया होगा कि भाई डायरेक्ट हम r दूरी पर दो आवेश है तो इस निकाय की ऊर्जा को डायरेक्ट नहीं माप सकते हैं। हमें शुरू में वहाँ इन आवेशों को लेना पड़ेगा जहाँ इस आवेशों के निकाय का ऊर्जा 0 है,
और ऊर्जा जीरो कब होगा? जब दोनों आवेश को हम शुरू में कहाँ मानेंगे बच्चों? इन्फिनिटी पर मानेंगे। तो हम लोग परिभाषा क्या दे सकते हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। यहाँ पर डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं समझिए। पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहाँ फिगर पहले मैं बनाता हूँ, मैं डेफिनेशन लिखूंगा, पर फिगर बच्चों देखो। यहाँ पर हमारे Q1 आवेश एक मान लो कि धनात्मक आवेश है, समझने के लिए हम ले रहे हैं, और ये बिंदु ए पर है, और यहाँ पर भी एक धनात्मक आवेश है प्लस Q2, ये बिंदु बी पर है, और इनके बीच की दूरी जो है स्मॉल r है। और इस सिस्टम का ऊर्जा कितना है, विद्युतीय स्थित ऊर्जा डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं बता सकते, इसलिए प्रारंभ में इन दोनों आवेशों को कहाँ पर मानेंगे? अनंत पर। अनंत पर मान लिया, Q1 को भी इन्फिनिटी पर लेकर चले गए और Q2 को भी इन्फिनिटी पर लेकर चले गए। अब इसके बाद हम सबसे पहले एक एक करके लाएंगे। अब हम Q1 को लेकर आ रहे हैं, क्या यहाँ कोई आवेश है क्या? क्योंकि Q2 भी कहाँ है? इन्फिनिटी पर। इसलिए Q1 को जब लेकर आएंगे तो कोई आवेश नहीं है जो उस पर विद्युतीय बल लगाए, यानी इस Q1 को इन्फिनिटी से लाने में हमें किसी विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल से कार्य नहीं करना पड़ेगा। Q1 यहाँ पर लाकर रख दिए, बिना कोई कार्य किए, बाह्य बल से, किसी विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल से हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। जब इस Q1 को लाकर रख देंगे, अब इस Q2 को इन्फिनिटी पर सोचिए, है इन्फिनिटी पर, ही इन्फिनिटी पर है। जैसे Q2 को लेकर चलिएगा, अब Q1 तो आ चुका है, तो Q1 क्या करेगा कि उस पर Q1 उस पर क्या करेगा? विद्युतीय बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब तो आपको कार्य करना पड़ेगा क्योंकि विद्युतीय बल लगा रहा है। अब तो मान लो कि Q2 जब इन्फिनिटी पर था और Q1 को लेकर आ रहे थे, तब कोई अब ऐसे नहीं था कि बल इस पर लगाए और विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल से Q1 को लाने में कार्य करे। लेकिन अब Q1 जब ला दिए और Q2 को लेकर चलेंगे, जब बस लगेगा ही प्रतिकर्षण बल लगाने। अब हम Q2 को जब लेकर चलेंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा विद्युतीय बल के विरुद्ध, और वो जो कार्य हमको करना पड़ेगा यहाँ पर ला देने में, वही कार्य इस पूरे सिस्टम का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगा। वो निकलेगा कैसे, इस चीज़ को हम यहाँ बोर्ड पर देखते हैं कैसे निकलेगा, तब हम परिभाषा को यहाँ लिख देंगे। प्रारंभ में अनंत से, प्रारंभ में दोनों इसको कहाँ मान रहे हैं? प्रारंभ में Q1 तथा Q2 को अनंत पर मान लिया हमने, अनंत पर मान लेते हैं। अब सबसे पहले Q1 को अनंत से उसके स्थिति A पर लाया जाता है, तो किसी विद्युतीय बल के विरुद्ध, किसी विद्युतीय बल के विरुद्ध Q1 को लाने में कार्य नहीं करना पड़ता। Q1 को अनंत से A पर लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा बच्चों। अब जब Q1 को आप ला दिए तो अब हमको Q2 को लाना है। Q1 जब यहाँ आ गया तो Q1 के कारण यहाँ विभव कितना होगा, उस विभव को आप लिख दीजिए। अब Q1 के कारण, अब Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विद्युतीय विभव जो होगा, विद्युतीय विभव ये होगा हम लोगों को बच्चों VV = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R होगा। इस विभव का क्या मतलब है? जब Q1 ला दिए तब इस बिंदु B पर विभव लिख सकते हैं, क्योंकि Q1 जब ला दिए तो इसी के क्षेत्र में बिंदु B हो जाएगा। और विभव की परिभाषा है कि इकाई जांच आवेश को अनंत से इस बिंदु पर लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य, और यही तो है इकाई आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में कार्य। और Q2 को लाने में कार्य निकालना हो तो कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बस इस Q2 को इसमें गुणा कर दिए VB में, वो Q2 को लाने में कार्य निकल जाएगा। क्योंकि ये जो कार्य निकला है, ये जो विभव है, Q1 के कारण जो विभव निकला है बिंदु B पर, ये क्या है? ये है इन्फिनिटी से इकाई धन आवेश को +1 कूलम को, ये इकाई धन आवेश को
बिंदु बी पर लाने में आवेश Q1 के विद्युतीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। और जब Q2 को लेकर चलिएगा तो Q1 के विद्युतीय बल के विरुद्ध इसको चलाने में कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को निकालना हो, जब 1 कूलम को लाने में कार्य इतना है और Q2 कूलम को लाने में कार्य निकालना है तो Q2 से इसमें गुणा नहीं कर देंगे। यही बात है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम लोग कह देंगे इस चीज़ को कि यह जो विभव है, यह VB का मतलब हो जाएगा, यहाँ VB का मतलब होगा इकाई धन आवेश को इन्फिनिटी से B पर लाने में बाह्य बल द्वारा कार्य Q1 के विद्युतीय बल के विरुद्ध, Q1 के आवेश Q1 है के विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य, बाह्य बल द्वारा कार्य। अब Q2 को इन्फिनिटी से लेके आइए यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब हम लोग कहेंगे कि अब आवेश Q2 को अनंत से उसके स्थिति A पर लाने में आवेश Q1 के विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य, विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य, क्योंकि अब तो Q2 को लाना है ना, Q1 तो ला दिए, तब Q2 को लेके आना था, के विरुद्ध कार्य जो है हम लोग विरुद्ध कार्य, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों जो है Q2 इंटू हो जाएगा VB, यानी W इक्वल्स टू हो जाएगा Q2 इंटू 1/4πε0 और Q1/R। और यही कार्य जो है इस निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। और यह कार्य जो होगा, यह कार्य निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगा, जिसे हम लिखेंगे बच्चों E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया ऐसे, यानी दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर हो तो इस निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा होगा, इसका फॉर्मूला हम क्या प्राप्त कर लिए, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये सूत्र हम लोग को मिल गया। समझना है एक बार फिर से, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल पूछता है, इसके परिभाषा को पूछता है, ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, न्यूमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव। इतने ज़्यादा भाषा पर आप बहुत मत जाइए, इतना लैंग्वेज आपको समझने के लिखते हैं, 2 लाइन में आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ, 2 लाइन में समझिएगा इस चीज़ को। इसको पहले आप देख लीजिए, ये चीज़ जो है इसको समझ लीजिए, जो लिखे हैं इसको तो कम से कम समझ लीजिए। पहले हमारे पास 2 आवेश Q1 Q2 है, इनका स्थिति A और B पर है, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। इस दोनों आवेश के निकाय के पास कितनी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, चूँकि दोनों स्थिर हैं तो इनका स्थित ऊर्जा इनकी स्थितियों के चलते, एक दूसरे पर विद्युतीय बल लगाने के चलते इनको कितना स्थितिज ऊर्जा है, इसको हम पता करना चाहते हैं। तो इनको शुरू में हम कहाँ मानेंगे, इन्फिनिटी पर, क्योंकि इन्फिनिटी पर इनको लेकर चले जाएंगे तो इन दोनों में से किसी को कोई ऊर्जा नहीं होगा, स्थित ऊर्जा नहीं होगा, 0 होगा। तो प्रारंभ में इन दोनों को हम कहाँ मान लिए, इन्फिनिटी पर मान लिए। अब सबसे पहले हम ला रहे हैं, हम यहाँ लिख दिए कि प्रारंभ में आवेश, प्रारंभ में Q1 था, Q2 को अनंत पर मान लिया हमने, शुरू में मान लिया हमने, काम खत्म। अब सबसे पहले Q1 को हम लेकर आ रहे हैं, अब Q2 कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। अब सबसे पहले Q1 को हम लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा कोई यहाँ आस पास आवेश नहीं है जो Q1 को लाने का विरोध करेगा, यानी Q1 को लाने में किसी विद्युतीय बल के विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। Q1 हमारा आ गया, Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब Q1 को जब ला दिए तो Q1 को यहाँ रख देने के बाद अब हम इस Q1 के कारण यहाँ विभव को लिख सकते हैं। तो Q1 के कारण हमने यहाँ विभव लिख दिया। यहाँ पर विभव का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश का विद्युतीय विभव फॉर्मूला आता है V बराबर V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R होता है। तो विभव का हमने फॉर्मूला लिख दिया।
इस विभव का मतलब क्या होता है? अब लाना किसको है बच्चों? तो Q1 को तो ला दिए, Q1 चलते यहाँ विभव भी लिख दिए। अब लाना है Q2 को इन्फिनिटी से, यहाँ पर लाना Q2 को है, तो Q2 को लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब तो Q1 आ चुका है, और जैसे Q2 को लेकर चलिएगा, ये Q1 विद्युतीय बल लगाएगा प्रतिकर्षण का, तो Q2 को लेकर चलने में हमको इस Q1 के विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कितना होगा उसको निकालना चाहते हैं। अच्छा, इस Q1 को ला देने के बाद यहाँ पर विभव हमको पता चल गया इतना। इस विभव का मतलब क्या है? इस विभव का मतलब है इकाई आवेश को, इकाई धनजांच आवेश को अनंत से इस बिंदु बी पर लाने में Q1 आवेश के विद्युतीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। लिख दिया कि भी जो इकाई धन आवेश को इन्फिनिटी से बी तक लाने में Q1 विद्युतीय बल, Q1 के विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य। अब Q2 को इन्फिनिटी से लाने में यहाँ पर कार्य कितना होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, क्योंकि इकाई आवेश को लाने में कार्य भी है। इस Q1 के विद्युतीय बल के विरुद्ध इकाई आवेश को बी पर लाने में कार्य भी है, और Q2 कूलम को लाने में कार्य निकलना, 1 कूलम को लाने में कार्य भी है, और Q2 कूलम को लाने में कार्य निकलना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और भी का जो मान वहाँ निकला फॉर्मूला से उसको हमने रख दिया। यानी हम पता कर लिए कि Q1 को इन्फिनिटी से और Q2 को इन्फिनिटी से लाने में कुल जो कार्य होगा सिर्फ इतना ही होगा, सिर्फ इतना ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q1 से लाने में तो Q1 को तो लाने में कार्य हुआ ही नहीं था, क्योंकि Q2 इन्फिनिटी पर था, और जब Q1 को ला दी तो Q2 को लाने में कार्य हुआ, और वो कार्य इतना हुआ। और यही कार्य जो है बच्चों अब इस निकाय का, सिस्टम का मतलब कि इसका कहो तो, इसका कहो तो, दोनों का कुल कहो तो, यही मतलब होता। तो पूरे निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा E इक्वल्स टू, यही कार्य जो है इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा होगा, जिसका फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2/R, जिसको हम यहाँ भी लिख दिए हैं। तो ये रहा हम लोग को फॉर्मूला, दिमाग पर आपका सेट कर गया होगा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसको मिटाया जा सकता है। परिभाषा बच्चों हम कैसे दे सकते हैं? डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? तो परिभाषा हम दे सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जितना कार्य निकाय को बनाने के लिए दोनों बिंदु आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों पर लाने में, बिना त्वरण के लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया जाता है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मिटाया जाए। फॉर्मूला हमारे सामने है, मैं परिभाषा को यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमको मिल चुका है, परिभाषा को मैं अब यहाँ लिख देता हूँ। परिभाषा हमारा क्या होगा? परिभाषा पूछता है कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में, डेफिनेशन को दे सकता है। तो परिभाषा हमारे यहाँ पर हो जाएगा ये बच्चों, परिभाषा हो जाएगी कि दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगा जितना कार्य दोनों बिंदु आवेशों को प्रारंभ में अनंत पर मानकर उन्हें अनंत से उनके स्थितियों पर बिना त्वरण के लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया जाता है। एक वर्ड यहाँ पर और जोड़ना चाहिए था, दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगा, उस कार्य के बराबर होता है जितना कार्य दोनों बिंदु आवेशों के निकाय को बनाने में, जितना कार्य दोनों बिंदु आवेशों के निकाय को बनाने में
यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, बनाने में, चाहे बनाने के लिए उन्हें प्रारंभ में इस लाइन के सामने, बनाने के लिए उन्हें प्रारंभ में अनंत पर मानकर, उन्हें अनंत से उनकी स्थितियों पर बिना त्वरण के लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया था। दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जितना कार्य दोनों बिंदु आवेशों के निकाय को बनाने के लिए उन्हें प्रारंभ में अनंत पर मानकर उन्हें अनंत से उनकी स्थितियों पर बिना त्वरण के लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया जाता है। ये परिभाषा हो गया। इसको छोटा भी करके आप कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जितना कार्य निकाय को बनाने के लिए आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों पर लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया जाता है। मैं उस चीज़ को भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ। आप सुन लीजिए एक बार ध्यान से, यही चीज़ बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान सुनिए। दो बिंदु आवेशों के निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जितना निकाय को बनाने के लिए आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों पर लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बिना त्वरण के लाने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया जाता है। याद हो गया होगा आपको। अब एक बात याद रखिए कि अगर दोनों आवेश धनात्मक आवेश है तो निकाय का स्थिति धनात्मक होगा, अगर दोनों आवेश ऋणात्मक हो तो भी धनात्मक आएगा, लेकिन एक भान एक ऋण हो तो ऊर्जा जो होगा ऋणात्मक आ जाएगा। इस चीज़ को, अच्छा एक बात बताओ, इस फॉर्मूला को लाने में जो फॉर्मूला हम लोगों ने भी प्रूफ किया कि यहाँ फॉर्मूला हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि अगर यहाँ पर एक धनात्मक बिंदु आवेश है, दूसरा धनात्मक बिंदु आवेश यहाँ Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, तो निकाय का जब विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगा, निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा जो होगा, स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला जो बना E = 1/4πε0 Q1 Q2/R। इस फॉर्मूला को लाने में हम प्रारंभ में ऊर्जा क्या माने थे, 0। इसको लाने में इन्फिनिटी पर इन आवेशों का स्थितिज ऊर्जा हम लोग क्या माने थे, 0। इस सवाल में दिया रहेगा कि अनंत पर 0 मान के तब सवाल बनाइए, तो उसे घबराइएगा नहीं। तो हम लोग करबे किए हैं, ये फॉर्मूले लाए हैं प्रारंभिक ऊर्जा 0 मानकर, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 0 मानकर और तब R दूरी पर ऊर्जा कितना होगा ये लाए हैं। आप पढ़वे किए चीज़ को। अब एक बच्चों एक बात याद रखो कि अगर ये दोनों आवेश धनात्मक आवेश है तो ये धनात्मक आएगा आंसर, ये धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा ये ऊर्जा का मान। लेकिन अगर एक आवेश धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक आ जाए, इस तरह से हम लोगों को अगर इस पर खूब न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव पूछता है, पॉइंट नंबर 2 हम लोग को इस तरह से कि अगर एक मान लो कि -Q आवेश हो और दूसरा क्या हो +Q आवेश हो, इनके बीच की दूरी R हो, तो ऊर्जा का फॉर्मूला ये हो जाएगा बच्चों, -1/4πε0 Q1 Q2/R। आप कहेंगे ये कैसे हो गया भाई? याद रखने का ट्रिक ये है कि ऊर्जा के फॉर्मूला में जो है आवेश के चिन्ह को लिखते हैं जरूर। ये कोई बल का फॉर्मूला नहीं है न्यूटन्स लॉ का, माइनस वाला यहाँ पर यूज कर ली। क्यों किए इसे समझ लीजिए। जिस प्रोसेस से हम इस सिस्टम का ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पढ़े हैं, वही प्रोसेस आप यहाँ सोचिए। शुरू में इन दोनों आवेशों को इन्फिनिटी पर मान लीजिए, -Q1 को इन्फिनिटी पर, Q2 को इन्फिनिटी पर, और सबसे पहले -Q1 को लेकर के आइए और Q2 इन्फिनिटी पर है, तो हमको -Q1 को इन्फिनिटी से लाने में किसी बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, मतलब किसी विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। और जब -Q1 आ जाएगा तब यहाँ विभव जो निकलेगा ऋण आवेश का विभव यानी ऋणात्मक निकलेगा ना, इतना निकलेगा, -1/4πε0 और Q1/R निकलेगा। इस बिंदु को ये मानिए, इसको भी मानिए, तो भी तो अब इतना निकलेगा ना। -Q1 को लाने के बाद ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक बिंदु आवेश का विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस -Q1 को इन्फिनिटी से ला देने के बाद, जब कभी Q2 इन्फिनिटी पर है, -Q1 को ला देने के बाद हमारा विभव ये होगा, जो कि इकाई धनावेश को इन्फिनिटी से लाने में इस -Q1 के विद्युतीय बल के विरुद्ध कार्य होगा। अब जब Q2 को इन्फिनिटी से लाने में कार्य निकलना होगा तो हम उस कार्य को ऐसे लिखेंगे, Q2 × VB। जब गुणा करेंगे यहाँ तो रिजल्ट ये चला आएगा माइनस में। इसलिए याद रखिए कि
अगर एक आवेश ऋण हो दूसरा धन हो तो निकाय का स्थित ऊर्जा क्या होता है, ऋणात्मक आएगा। आपको फार्मूला एकदम दिमाग पर सेट, ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, दिमाग पर एकदम सेट कर जाइए। तीसरी बात बच्चों ये है कि अगर दोनों आवेश ऋणात्मक आवेश हो, अगर दोनों आवेश क्या ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक बिंदु आवेश, तीसरी बात को हम यहाँ लिख देते हैं। पहला बात ये हो गया, दूसरा बात वो, तीसरा बात यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरा बात ये बच्चों है कि हमारा अगर एक आवेश -q1 और दूसरा भी क्या हो, ये हम लोग को -q2 हो, इनके बीच की दूरी अगर r है, इस सिस्टम का ऊर्जा लिखना है तो बच्चों ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/4πε0 और q1 q2/r। दोनों आवेश का साइन रखिए ना, -q1 और -q2 रखिएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसको ये कैसे धनात्मक आ गया, ये आया कैसे, फिर वही सिस्टम लगाइए, -q1 -q2 को इन्फिनिटी पर लेकर चले जाइए, मान लीजिए -q1 को लेकर के इधर से आइएगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। -q1 को जब ला दीजिएगा और ये बिंदु ए और ये बी है, तो -q1 को इन्फिनिटी से जब ला दीजिएगा तो विभव का फॉर्मूला जो बिंदु बी पर निकलेगा वो क्या निकलेगा, -1/4πε0 और q1/r। अब -q2 को लाने में कार्य निकलना होगा तो इस विभव में -q2 से गुणा कीजिए, तो -q2 गुण जब इतना कीजिएगा -1/4πε0 q1/r, तो ये -q2 और ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी पॉजिटिव बन जाएगा। तो बच्चों याद रखो कि अगर दो आवेशों के निकाय में दोनों आवेश ऋणात्मक हो तो स्थित ऊर्जा जो होगा, निकाय का स्थित ऊर्जा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो तीन बिंदु यहाँ पर याद रखिए कि दो बिंदु आवेशों का, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा, अगर दोनों आवेश धन आवेश हो तो विद्युतीय ऊर्जा धनात्मक होगा, एक ऋण एक धन हो तो ऋणात्मक आएगा, दोनों ऋण हो तो धनात्मक आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 2001 जो है 2019 में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। एक आवेश यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश Q2 दिया हुआ है -10 माइक्रोकूलम, इनके बीच का दूरी 40 सेंटीमीटर और निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है। स्थितिज ऊर्जा, एक आवेश धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, और एक धन एक ऋण हो तो निकाय का ऊर्जा ऋणात्मक होगा। तो सॉल्यूशन में यहाँ लिखता हूँ, निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर -1/4πε0 q1 q2/r, माइनस पहले ही लिख दिए हैं, ये आवेशों का परिमाण है, समझिए यहाँ माइनस पहले ही लिख दिए हैं। तो U = होगा, इसका मान -9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे q1 का जो मान है आप देख सकते हैं यहाँ 10 गुणे 10 का पावर -100, और q2 का जो मान है आपको माइनस जो है आपको 10 गुणे 10 का पावर, तो माइनस तो ले चुके हैं पहले ही, अब माइनस लेने की जरूरत नहीं है। 10 गुणे 10 का पावर -100 और बटा r का जो मान है 40, तो 40 गुणे 10 पर -2, देख सकते हैं आप, बढ़िया से देख लीजिए, माइनस पहले ही ले लिए हैं तो अब इसके केवल मान ही लिखेंगे यहाँ पर। अब ये देखिए U = होगा, देखिए 9 यहाँ पर हो जाएगा और बटा यहाँ पर 4, इस 0 से 10 का पावर -2 में 10 का पावर -1 बचेगा, और ये 10 का पावर -100 -12 और 9 10 का पावर माइनस एक 10 यहाँ भी, एक 10 यहाँ भी, तो 10 का पावर -5 10 का पावर -5, ये 10 के चलते ये 10 का पावर -5 होगा, ये 10 के चलते ये 10 का पावर -5, 10 का पावर -10 होगा, और 10 का पावर -10 और यहाँ 9 है, तो हो जाएगा आपको गुणे 10 का पावर जो है -1 डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे 10 का पावर -1, और ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों को ये, और हो जाएगा आपको 9 बटा जो है 4 जूल। ये आपको ठीक से आप एक बार देख लीजिएगा, 9 गुणे 10 का पावर 9, ये हो जाएगा हम लोग को जो है 10 गुणे 10 का पावर -6, यहाँ 10 गुणे 10 का पावर -6, यहाँ 10 पर -5 हो गया, 10 गुणे 10 का पावर -6 10 का पावर -5 हो गया, ये भी 10 का पावर -5 हो गया, दोनों मिला के 10 का पावर -10 हो गया, और 10 का पावर 9 है, 10 का पावर -1 बच जाएगा, 10 का पावर -1 बच गया, और नीचे इस 0 के चलते ही 10 का पावर -1 हो गया, तो ये हम लोग को मिल गया 9 बटा 4 हम लोग को मिल गया। भाग लगा दीजिए आप, आंसर चला आएगा आपको आ जाएगा 2 माइनस में आएगा
या माइनस छूट रहा, माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा और आंसर हो जाएगा बच्चों -2.25 जूल। ये आपको आंसर हो गया। तो ये रहा 2019 में क्वेश्चन आ भी गया, -2.25 जूल। भाग लगा दीजिए 9 में, 4 से 4 दूना 8 और उसके बाद फिर जो है 4 दूना 8 और 4 5 20 करके आ जाएगा इतना। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक आवेश Q1 दिया हुआ 1 माइक्रोकूलम, Q2 दिया हुआ है आपको 2 माइक्रोकूलम, इनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निकाय का स्थितिज ऊर्जा जो है निकालने के लिए बोल रहा है, निकाले। फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, ध्यान देना। E = 1/4πε0 Q1 Q2/R। E = 9 × 10⁻9। Q1 का मान 1 × 10⁻100, Q2 का मान 2 × 10⁻100 डिवाइडेड बाई R का मान 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻2, 9 से 9 कैंसिल हो गया। E = कितना होगा, 2 × 10⁻- माइनस ऊपर में कितना होगा, 3 होगा, चूँकि -100 -100 -12 10⁻12 और 10⁻3 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 10⁻2। ये हो जाएगा हम लोग को 2 × 10⁻1 यानी 0.2 जूल। ये आपको आंसर हो गया। इस पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन 3 बिंदु आवेशों के निकाय का, 3 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय का ऊर्जा, n बिंदु आवेशों के निकाय की ऊर्जा, ये सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। और बच्चों आप मन लगा कर पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए और थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए जमकर।